हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हमारे कवच सीरीज में, जिसमें हम करा रहे हैं आरएमएस 6 क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जीके। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो आज सेट नंबर 6 में मैं आपके लिए लेके आई हूँ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम साइंस, जो आपके स्टैटिक जीके में साइंस पोर्शन आता है। आज हम उसके क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, वीडियो को पूरा देखिए और मेरे साथ साथ सभी क्वेश्चंस को एनालाइज करते चले और मुझे बताएं कि आज आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के जीके क्वेश्चंस का सीरीज। ये कवच आपको तैयार करके लेके जाना है अपने लिए एग्जाम में, जिससे कि आप अपना जीके सेक्शन 50 में से अबव 40 मार्क्स यहाँ पर ला सके। सो स्टूडेंट, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट सेशन आरएमएस के लिए, तो हमारा हॉस्टल फैसिलिटी में कर्तव्य बैच इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी। सो स्टूडेंट, यू नो दैट ओनली लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। ये हॉस्टल बैच है जहां पर आपकी फिजिकल क्लासेस होंगी फ्रॉम 8 to 5 PM एवरी डे। आपके मिनी मॉक्स होंगे, महा मॉक कंडक्ट होंगे ऑन एवरी थर्सडे एंड संडे। सो स्टूडेंट, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं टू गेट सेलेक्ट इन एनी ऑफ द एग्जाम, तो हमारे ज्योमेट्री हॉस्टल फैसिलिटी को ज्वाइन करें। 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। जल्दी से आए, हॉस्टल को विजिट करें, एंट्रेंस टेस्ट में एक बार बैठें और देखें कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हैं और यहाँ पर सिलेक्शन के लिए हम आपको किस स्टेज तक लेके जाने वाले हैं। तो स्टूडेंट, अगर हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पर ज्योमेट्री हॉस्टल फैसिलिटी में आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इट कैन बी RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, नवोदय। एंड स्टूडेंट, इफ यू वांट टू टेक लाइव क्लासेस तो यू कैन विजिट अवर वेबसाइट, दैट इज www.geometryschool.in, और आप गूगल प्ले स्टोर से ये वाली लोगो वाली ऐप, हमारी ज्योमेट्री स्कूल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर लाइव क्लासेस लेना है तो आप जो है ऐप पर जाकर अपने आप को एनरोल कराइए, रजिस्टर करिए और कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं विद द रिकॉर्डेड लेक्चर और विद द लाइव क्लासेस। हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे एक्सक्लूसिव फैसिलिटी है हमारे हॉस्टल की, वो है कि आप यहाँ पर मंथली फीस भी सबमिट कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में कोई बल्क अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। आपको मंथली बेस अच्छा लगता है देना तो आप पर मंथ फी दे सकते हैं और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, लाइक RIMC, RMS, सैनिक, नवोदय। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। सो स्टूडेंट, आज की 50 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करते हैं और आप मेरे साथ 1 by 1 अपने आंसर को टिक करते चलेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे वीडियो आपको कैसा लगा और ये क्वेश्चन आपके लिए कितने यूजफुल होने वाले और आज आपका कितना स्कोर आया है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इससे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप अपने उसी के अकॉर्डिंग अपना स्केड्यूल रेडी कर सकते हैं, कब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कब आपको वीडियो देखना है। आपको 50 मार्क्स लाने के लिए सिर्फ एवरी डे इन वीडियोस को 20 to 30 मिनट्स आपको देना है। क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना और यहाँ पर सिर्फ एक जीके ही नहीं, आपका रीजनिंग, जीके, हिंदी सभी की वीडियोस यहाँ पर डाली जा रही है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी वीडियोस के थ्रू अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बिल्कुल बेस्ट कर लीजिए। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स कॉल्ड, जो हमें पेट्रोल और डीजल यहाँ पर बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स। व्हाट इज दैट नेचुरल सोर्स जिससे हमें पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग वैक्स, विटामिन, वैसलीन का, हमारा पेट्रोलियम जेली, ये सब हमें किससे ऑब्टेन्ड होता है? तो वी गॉट इट फ्रॉम अ पेट्रोलियम। द नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम विच वी ऑब्टेन पेट्रोल और डीजल, दैट इज नोन एज पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम यहाँ पर हमारा रॉक ऑयल भी जिसको हम बोलते हैं, तो पेट्रोलियम इज रॉक ऑयल means Patra in Latin language. The meaning of Patra is rock and oilium means oil, so it is known as rock oil. Okay, so C is the correct answer. Where does the food come from when the seed has not grown in leaves? जब आप किसी भी सीड को सो करते हैं into the ground तो उसमें लीव्स तो होती नहीं है, तो फूड अपना जो प्लांट है वो अपना फूड कहाँ से इनटेक करते हैं? बिकॉज यू नो दैट फूड आर द किचन और द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट दैट मेक फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लीव तो यहाँ पर नहीं है। इसको ग्रो होने के लिए बेसिकली जो ये फूड इनटेक करता है वो कहाँ से लेता है? फ्रॉम अदर ट्रीज, फ्रॉम एयर, सीड यूज
its stored food from soil. तो correct answer is seed uses its stored food in the form of endosperm. Basically seed के अंदर जो food होता है वो store होता है in the form of starch and that is form is known as endosperm. तो seed यहाँ पर sow होने के बाद जो अपना food use करता है वो होता है उसका stored food और उसे कहते हैं हम endosperm. इसी में सारे nutrients provided होते हैं for the growth of the plant. Okay, तो C is the correct answer. What is meant by seed coat? Seed coat का क्या मतलब है? Hard cover around the food stored, hard cover around the baby plant, the protective outer coat of a seed, hard cover around the roots of the plant. बच्चों ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में आया था इसी ईयर, तो आपको यहाँ पर बताना है कि सीड के ऊपर जो ये आउटर हार्ड कवरिंग होती है, व्हाट वी कॉल्ड इट, तो वी कॉल्ड इट सीड कोट. दिस इज द आउटर कवरिंग. तो द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ द सीड. प्रोटेक्टिव क्यों? क्योंकि सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो. अगर ये एम्ब्रियो रप्चर हो गया, इसी के अंदर छिपा हुआ है आपका फ्यूचर प्लांट. जो आपकी सीडलिंग अराइज होगी छोटी सी, वो कहाँ है? इनटू द सीड कोट. तो हमको इसको प्रोटेक्ट करना होता है एम्ब्रियो को, जिससे कि वो रप्चर ना हो जाए और आगे जो फ्यूचर प्लांट है वो ग्रो ना हो सके. तो सीड कोट इज द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सीड. सी इज द करेक्ट आंसर. द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक फूड. वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं. सीड प्रोपगेशन, फोटोसिंथेसिस, जर्मिनेशन, स्टोमेटा. बेसिकली इट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे आर ऑटोट्रॉपिक. तो यहाँ पर वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं किसकी मदद से? द ग्रीन पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लीव्स दैट इज नोन एज क्लोरोफिल. ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और जो हमारी गैस हम लिबरेट करते हैं एनिमल दैट इज CO2, और नीचे से इनको सारे मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स और रूट्स के थ्रू वाटर. तो CO2 की मदद से, वाटर की मदद से और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट क्यों चाहिए इनको? जिससे कि क्लोरोफिल क्या करे? एक्टिवेट हो सके बाय टेकिंग द सनलाइट. और यहाँ पर बनाते हैं फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और इसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. और क्या लिबरेट करते हैं? ऑक्सीजन गैस एंड द लिटिल बिट ऑफ वाटर वेपर. तो यहाँ पर photosynthesis is the process by which green plant make food in the presence of sunlight by using the raw material carbon dioxide and water. germination की बात करें तो germination क्या होता है? it is the growth of the seedling. जो आपका seed grow होता है into the seedling by taking the favorable condition like air, water. this is known as germination. stomata क्या होते हैं? stomata are the tiny pores that are present in the leaf for the process of photosynthesis, जिससे वो ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं. ओके, तो सी यहां पर करेक्ट आंसर हुआ बी. द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक फूड दैट इज फोटोसिंथेसिस. नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर. वो नेचुरल गैस जिसको हम हाई प्रेशर पर स्टोर कर सकते हैं, मींस आप इन्हें टैंक्स में, पाइप में फिल कर सकते हो बाय अ हाई प्रेशर. इसको आप बिल्कुल वॉल्स पे ये प्रेशर डालती है और इनको आप हाईली फिल कर सकते हो. दैट इज LPG, रिफाइनिंग गैस, प्यूरिफाइड गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो द नेचुरल गैस दैट कैन बी स्टोर्ड इनटू द नेटवर्क्स ऑफ पाइप ऑन अ हाई प्रेशर दैट इज नोन एज CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. इसको आप कितना भी कंप्रेस कर सकते हो, नेटवर्क में सेव कर सकते हो. और इसी को आजकल हम अपने ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स में यूज करते हैं. किसके लिए? फॉर द ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए. व्हाई? बिकॉज इट इज अ इको फ्रेंडली गैस. ये कैसी है? इको फ्रेंडली और हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड नहीं करती है. तो आजकल जो NCR रीजन और जहां पर बिल्कुल ही पेट्रोल डीजल की बसेस और ऑटो को बंद कर दिया गया है, वहां पर चलती हैं कौन सी बसेस? द CNG बसेस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सिलेंडर पर वर्क करने वाली. तो डी इज द करेक्ट आंसर. तो हमारी जो हाई प्रेशर पर गैस स्टोर हो सकती है वो है CNG. 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन अबाउट रूट ऑफ प्लांट. यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है और ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. बच्चों सबसे पहले आप करेक्ट और इनकरेक्ट को हाईलाइट कर लीजिए. पेपर में भी आपको यही करना है एग्जाम टाइम में कि जो भी क्वेश्चन में अगर नोट पूछा है या इनकरेक्ट, इसको हाईलाइट कर लो. क्योंकि एक्साइटमेंट में कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमसे इनकरेक्ट पूछा था या करेक्ट, और हम जल्दबाजी में गलत करके आ जाते हैं. तो हमें यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है. उन 4 स्टेटमेंट को हमें रीड करना है. दैट इज फर्स्ट,
सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये स्टेटमेंट है, हमको इनको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, यस करते हैं। रूट होल्ड प्लांट फर्मली इन द सॉइल, यस वो जमीन में होल्ड भी करके रखती हैं प्लांट को, इज इट करेक्ट। रूट एब्जॉर्ब मिनरल फ्रॉम द सॉइल, यस सॉइल में जितने भी मिनरल होते हैं वो वाटर में उनको डिसॉल्व करके उसको अपटेक करके प्लांट्स को प्रोवाइड कराते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। रूट्स मेक फूड फॉर द प्लांट, रूट्स पेड़ों के लिए खाना बनाती हैं, नो यहाँ पर ये जो काम करने के लिए कौन है, द ग्रीन कलर कंटेनिंग पिगमेंट दैट इज लीफ। तो इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट हो गया, ओनली फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बाकी आपकी सारी करेक्ट है। तो फोर्थ ओनली इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो सी इज द करेक्ट आंसर। A person who met an accident lost control of body temperature, water balance and hunger. Which of the following part is brain is supposed to be damaged? अगर कोई इंसान अपने बॉडी का टेम्परेचर का कंट्रोल खो चुका है, वाटर बैलेंस का कंट्रोल, उसको भूख प्यास का पता नहीं चलता, तो इट मीन्स एक्सीडेंट में उस पर्सन का कौन सा ब्रेन पार्ट डैमेज हो गया है, मेड्यूला ओब्लैंगटा, सेरिब्रम, पोन्स, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट टेक कंट्रोल ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सन लाइक फियर, इमोशन, हंगर, थर्स्ट, ये सारे कंट्रोल जो हमारे ब्रेन के पास होते हैं, दैट इज हाइपोथैलेमस, डी इज द करेक्ट आंसर। द फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, हमारा ब्रेन जिस फंक्शनल यूनिट पर काम करता है, इसकी वो कौन सी फंक्शनल यूनिट है जिस पर ये सारा फंक्शन अपना परफॉर्म करता है, दैट इज योर न्यूरॉन और द नर्व सेल। तो ब्रेन की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, दिस इज योर न्यूरॉन, इट हैज डेंड्राइट, इट हैज अ न्यूक्लियस इन द सेल, तो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, और वी कॉल्ड इट न्यूरॉन एज वेल एज नर्व सेल, व्हाट वी कॉल्ड इट, न्यूरॉन और नर्व सेल। तो ब्रेन की फंक्शनल यूनिट है यहाँ पर न्यूरॉन। नेफ्रॉन बेसिकली फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, किडनी के अंदर जो वर्क करती है, किडनी आपका वाटर यूरिन बनाने का काम करती है, तो जो उसके अंदर फंक्शनल यूनिट होती है उनकी वो होती है नेफ्रॉन। तो ब्रेन की यहाँ पर फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन। यही वो सेल्स है जो आपको पूरी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करती है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। डैश कैरी ऑल द न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी में वो कौन सा पिगमेंट है जो जितने भी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं और जितना भी ऑक्सीजन हम इंटेक करते हैं हार्ड लंग्स के थ्रू, फिर उसको पंप करते हैं टू द ऑल पार्ट, तो वो कौन सा न्यूट्रिएंट क्या है जो कैरी करके लेके जाता है सारे ब्लड को, न्यूट्रिएंट को, किडनी, ग्लूकोज, ब्लड और लंग्स। तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू inside our body that take up all the nutrients and oxygen to the entire parts of the body, सारे टिश्यू को और पार्ट्स को ब्लड ये जो पूरा क्या लेके जाता है कि पूरे न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में, तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रोड सरफेसिंग, आजकल आपने देखा है कि जो रोड की मेटलिंग की जाती है, पहले वो कोल तार से हम करते थे, कोल तार को मेल्ट कर करके रोड की सरफेसिंग की जाती थी, लेकिन जो नाउअडेज जो आजकल हम रोड को मेटलिंग यूज करने में कर रहे हैं वो क्या है, कोल, कोल गैस, बिटुमेन, पेट्रोल। तो इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से ऑब्टेन होने वाला बाय प्रोडक्ट है जिसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसको हम बिटुमेन कहते हैं। बिटुमेन इज द बाय प्रोडक्ट दैट इज यूज फॉर द मेटलिंग ऑफ रोड नाउअडेज, आजकल इन्हें यूज किया जाता है रोड की मेटलिंग करने में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉसिल फ्यूल से, तो सी इज द करेक्ट आंसर। वाटर वेपर्स आर द डैश फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर आपको पता है हमारा वाटर के इसमें फॉर्म में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, ये हमारा आइस बन जाए तो सॉलिड स्टेट में होता है, और अगर ये वेपर बन के स्टीम बन के ऊपर उड़ जाए तो ये इसकी गैसियस स्टेट होती है। तो बेसिकली जो आपका वाटर होता है वो हमारी अर्थ पर 3 स्टेट्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पर जो हमारा सॉलिड है वो आइस है, जो आपका लिक्विड फ्लोइंग फॉर्म है जैसे रिवर्स आपकी, वो आपका लिक्विड स्टेट है, और जितना भी आपके गैसेज होती हैं लाइक वाटर वेपर स्टीम की फॉर्म में है वो आपका गैसियस है। तो वाटर वेपर कौन सा फॉर्म है वाटर का, इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वाटर दैट इज गैसियस फॉर्म, तो सी इज द करेक्ट आंसर। द मूवमेंट ऑफ वाटर अंडर फ्रॉम द अबव ग्राउंड टू द अंडर सब सरफेस, जो आपके ग्राउंड से पानी सब सरफेस पर जाता है, मीन्स वो पोरस रॉक से नीचे नहीं गया, भी अंडरग्राउंड वाटर नहीं बना, उसको तो हम परकोलेशन कहते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। अगर वो अबव ग्राउंड से सब ग्राउंड पर जाता है तो उसको हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन, मतलब कि पानी का छन छन के उससे नीचे की तरफ जाना, दैट इज नोन एज स्लो स्लो सीपिंग ऑफ द वाटर, दैट इज इनफिल्ट्रेशन। और जब ये पोरस रॉक को पार करके भी वाटर टेबल में नीचे चला जाता है, दैट इज known as percolation। तो infiltration is the correct answer for this question। The world first oil well driller, सबसे पहला वर्ल्ड का पहला ऑयल वेल कुआं कहाँ खोदा गया था, इंडिया, आसाम, जापान, पेनिनसिल्वेनिया। तो करेक्ट आंसर इज पेनिनसिल्वेनिया इज द कंट्री इन विच फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये पूछ लिया जाता है यूपी सैनिक और यहाँ पर आरएमएस जीके में क्वेश्चन आ जाते हैं।
द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, आपने देखा है पहले वाटर आपका हीटअप होके किसमें चेंज हो जाता है, वेपर में, दैट इज नोन एज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वेपर इज नोन एज इवेपोरेशन। और यही वेपर वापस से जब वाटर बन जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन एंड दीज आर द स्टेप्स ऑफ योर वाटर साइकिल। पहले आपका वाटर इवेपोरेट होके वेपर बन जाता है, दिस इज नोन एज इवेपोरेशन। वाटर वेपर से अगेन वो वाटर बन जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। ये वाटर जो क्लाउड्स की फॉर्म में बारिश बन के नीचे आता है, दैट इज प्रेसिपिटेशन। और यही रेन वाटर जब अंडर द ग्राउंड सीप हो जाता है, दैट इज परकोलेशन। तो दिस इज योर क्या होती है, दिस इज नोन एज योर वाटर साइकिल। और वाटर साइकिल को हम क्या भी कहते हैं, हाइड्रोलॉजिक साइकिल। ये क्वेश्चन आया था सैनिक स्कूल में, तो आरएमएस में आ सकता है कि वाटर साइकिल का दूसरा नेम क्या होता है, दैट इज हाइड्रोलॉजिक साइकिल, जिसमें इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के बाद कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन के बाद परकोलेशन, और ये साइकिल कंटिन्यूअसली एटमॉस्फेयर में चलती रहती है। तो द कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू अगेन वाटर, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। स्टूडेंट, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं आरएमएस के लिए, तो आप 6th क्लास के लिए प्रिपेयर करने के लिए हमारा चिनूक कोर्स का परचेज कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके। साथ ही अगर आप अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो तेजस इज द पैक, जिससे आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट मिलेगा, लाइव टेस्ट मिलेगा, तो आप ये कर सकते हैं। अगर आप 9th क्लास के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारा जैगवर कोर्स परचेज कर सकते हैं। रुद्रा आप इस टाइम के लिए ले सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन पैकेज है जिसमें आप प्रीवियस ईयर के पेपर, ये 9th क्लास के लिए, और अगर कंप्लीट ईयर है आपके पास, लाइक हम नेक्स्ट सेशन में एग्जाम देंगे, तो जैगवर विल बी बेस्ट कोर्स, जिसमें आपको कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस, प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्विज मिलेंगी, मिक्स क्विज मिलेंगी, एग्जाम के टाइम पर आपको लाइव बूस्टर, लाइव टेस्ट मिलेगा, एग्जाम बूस्टर मिलेगा। तो जैगवर कोर्स है हमारा 9th क्लास के लिए, और रुद्रा इनका मॉक टेस्ट का कोर्स है। तो आप इनको ऐप पर जाकर, होम पेज पर ही जाकर इनको देखें, अपने ऐड टू कार्ट करें और बाय नाउ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए आगे मूव करते हैं। पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज, पेट्रोलियम को क्या भी कहा जाता है, प्लीजेंट लिक्विड, अनप्लीजेंट लिक्विड, ब्लैक गोल्ड, या ऑल आर करेक्ट। तो पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, ड्यू टू इज एक्सपेंसिव नेचर, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, तो हम इसको काला सोना या ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। द समर स्लीप ऑफ एनिमल्स, आपने देखा है मोस्ट ऑफ द एनिमल, जो डेजर्ट में एनिमल रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपने समर के टाइम पर डीप होल्स बनाकर नीचे जाकर ठंडी रेत में छुप जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से वो डीप होल, कोई भी स्नेक हो, लिजार्ड हो, तो जब कुछ जानवर जो है गर्मियों की वजह से उसको बर्दाश्त ना करने की वजह से फूड स्टोर करके लंबे समय तक सो जाते हैं, तो व्हाट वी कॉल्ड इट, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, नॉक्ट्यूर्नल, नन ऑफ दिस। तो दिस समर स्लीप ऑफ एनिमल इज नोन एज एस्टिवेशन, समर स्लीप को कहा जाता है एस्टिवेशन। बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज एनिमल्स स्लीप वाइल फ्लाइंग एट नाइट, कौन से जानवर है जो, कौन से एनिमल्स या बर्ड्स हैं जो फ्लाई करते करते भी सो जा सकते हैं, बैट्स, हॉर्सेस, डव, माइग्रेटरी बर्ड। बेसिकली ये होती हैं आपकी माइग्रेटरी बर्ड, क्योंकि ये लंबा उड़ती हैं, अपने सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में जाने पर ऊंचाई में उड़ती हैं, क्योंकि जहां भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है ये उस जगह को छोड़ के फिर लंबा उड़ जाती है, इन्हें हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। जैसे आपकी साइबेरियन क्रेन होता है, आर्कटिक टर्न होती है, ये अपने ब्रीडिंग टाइम के लिए क्या करती हैं, अपनी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव कर जाती है। आर्कटिक टर्न, साइबेरियन क्रेन, तो बेसिकली ये होती हैं हमारी माइग्रेटरी बर्ड जो उड़ते उड़ते स्लीप कर लेती हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज बर्ड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग विजन, इनमें से किस बर्ड्स का आईसाइट या स्ट्रॉन्ग विजन होता है, जो बहुत दूर से ही चीजों को देख लेती हैं, ईगल, होक, आउल, ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये अपने प्रे को दूर से ऊंचाई पर उड़ती हैं। आपको पता है ईगल, होक सब लॉन्ग डिस्टेंसेस पर उड़ने वाली बर्ड है, लेकिन ये बुशेस के अंदर से स्नेक को ऐसे निकाल के ले जाती हैं तेजी से, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विजन, इनका विजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। द विंटर स्लीप ऑफ एनिमल, आपको पता है बहुत सारे एनिमल, जैसे कि आपका पोलर बियर होता है अंटार्कटिक पोर्शन में, जितना भी यहाँ पर इनकी ग्रीनरी होती है, सब जब बर्फ में दब जाती है, फूड नहीं होता, तो ये जानवर अपना फूड स्टोर करके, इनके बॉडी पर आपने देखा है फर भी डेवलप हो जाता है सर्दियों में, तो ये लंबे समय के लिए सो जाते हैं। तो दिस विंटर स्लीप इज नोन एज हाइबरनेशन। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विंटर में स्लीप लेने को कहते हैं हाइबरनेशन, समर स्लीप कहलाती है एस्टिवेशन, एंड
स्टूडेंट आपको याद रखना है, समर स्लीप इज एस्टिवेशन, विंटर स्लीप इज हाइबरनेशन, नॉक्ट्यूर्नल मींस दोज एनिमल विच बिकम एक्टिव एट नाइट। आपने कैट को देखा होगा, रैट को देखा होगा, यहाँ पर आउल को देखा होगा, ये सब रात में एक्टिव होते हैं। तो जो एनिमल हमारे रात में एक्टिव होते हैं दे आर नोन एज द नॉक्ट्यूर्नल एनिमल। तो इसका आंसर हुआ हमारा हाइबरनेशन, विंटर स्लीप इज नोन एज हाइबरनेशन। अ मैसिव अर्थक्वेक इन भुज गुजरात अकर इन कब आया था? 26 जनवरी 2001 में ये मैसिव भुज में एक मैसिव मतलब बहुत ज्यादा, जिसमें 20,000 ऑफ पीपल वर डाइड, 15,000 पीपल्स वर गेट इंजर्ड। तो 26 जनवरी 2001 को ये आया था। तो इट इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन को, मार्क कर लेंगे कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग बतानी है। विटामिन ई रिप्रोडक्शन, विटामिन बी रिकेट्स, विटामिन सी नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए स्कर्वी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो सिर्फ है विटामिन ई की जरूरत पड़ती है टू इंक्रीज द रिप्रोडक्शन स्ट्रेंथ, रिप्रोडक्शन स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। विटामिन बी से आपको यहाँ पर रिकेट्स नहीं होता है, बेरी बेरी होता है। तो ये भी आपका गलत मैचिंग हुआ। विटामिन सी नाइट ब्लाइंड कोज नहीं करता है, स्कर्वी ब्लीडिंग ऑफ गम कोज करता है। विटामिन ए स्कर्वी नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस कोज करता है। और रिकेट्स आपको होती है डी की वजह से। तो ये 5 हमारे ऐसे है जो हमको याद रखना है। तो विटामिन ए कोज नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी कोज बेरी बेरी, सी कोज स्कर्वी, डी कोज रिकेट्स मतलब कि वीक बोन्स। बच्चों में कैल्शियम की कमी से वीक बोन्स हो जाते हैं, दैट इज नोन एज रिकेट्स। और नाइट ब्लाइंडनेस जब आपको रात के टाइम पर पूरा दिखाई नहीं देता है। तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग क्या था? विटामिन ई की जरूरत होती है टू इंक्रीज द रिप्रोडक्शन स्ट्रेंथ। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बैट्स आर डैश बट मैनेज टू फ्लैन। बैट्स बेसिकली क्या होती है? विंगलेस होती है, फेदरलेस होती है, ब्लाइंड होती है, डीफ होती है। तो बैट्स आर बेसिकली ब्लाइंड बट दे हैव अ वेरी गुड हियरिंग रेंज। आपको पता है लॉट्स ऑफ इनकी हियरिंग रेंज बहुत ज्यादा होती है, 20,000 तक की हर्ट्ज की 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड हम सुन सकते हैं। बट ये उससे ऊपर की साउंड प्रोड्यूस करती हैं और उससे ऊपर की साउंड को ये सुन सकते हैं। इसलिए हमने ब्लाइंड की कभी भी आवाज नहीं सुनी होती, क्योंकि ह्यूमन 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड सुन सकता है। तो बैट्स वैसे तो ब्लाइंड होती है बट दे कैन मैनेज टू फ्लाई विद द वाइब्रेशन। लॉट्स ऑफ साउंड ये क्रिएट करती है, लॉट्स ऑफ साउंड आने वाली वेव्स को ये पहचान लेती है और उन्हीं वेव्स को बीट करते हुए फ्लाई करती हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। डैश इज द मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कहां पर आते हैं? इंडिया, ब्राजील, जापान। तो जापान आपकी सबसे सैस्मिक फोल्ड जोन वाली कंट्री है, जहां पर सैस्मिक फोल्ड जोन कहां होते हैं? जहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। तो यहां पर ये सबसे सैस्मिक फोल्ड, क्योंकि हमारे जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं दैट आर नोन एज सैस्मिक वेव्स। तो ये हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हुआ सी। फ्लड अकर ड्यू टू, बाढ़ क्यों आ जाती है? ओवरफ्लो ऑफ द रिवर, हैवी रेनफॉल, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अगर रिवर ओवरफ्लो करती हैं, रेनफॉल बहुत ज्यादा हैवी हो जाए, ग्लेशियर आपके मेल्ट हो जाए, तो इनकी वजह से नदियों का लेवल बढ़ जाएगा और वो क्या करेंगी? इधर उधर फैल जाएंगी, जिसकी वजह से गाँव में क्या आ जाती है? फ्लड आ जाती है। डी इज द करेक्ट आंसर। मलेरिया इज स्प्रेड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। तो मलेरिया इज अ प्रोटोजोअल डिजीज दैट इज कोज्ड ड्यू टू अ बाइट ऑफ अ मॉस्किटो दैट इज नोन एज फीमेल एनाफ्लीज। और फीमेल एनाफ्लीज के से कौन सा यहाँ पर प्रोटोजोआ फैलता है? दैट इज प्लाज्मोडियम। तो फीमेल एनाफ्लीज के उससे फैलता है इन्फेक्शन से प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम क्या है? एक तरह का प्रोटोजोआ है। तो दिस इज अ डी टाइप, डी इज द करेक्ट आंसर। द रणथंभौर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बच्चों एवरी ईयर नेशनल पार्क का एक क्वेश्चन जरूर आता है, और रणथंभौर भी काफी इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर कहाँ है? उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान बेसिकली लॉन्च किया गया था टू सेव अवर सेक्रेड रिवर दैट इज गंगा, क्योंकि ये भी हमारी 10 एंडेंजर्ड रिवर, कौन सी रिवर? पॉल्यूटेड रिवर में शामिल हो चुकी है। इसका भी स्ट्रेच बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया है। तो गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था 1985 में। सी इज द करेक्ट आंसर, टू सेव द गंगा, और इसका नाम रखा गया था गंगा एक्शन प्लान। कोकोनट सीड डिस्पर्स थ्रू, कोकोनट सीड्स किसकी वजह से डिस्पर्स हो सकता है? बेसिकली सीड डिस्पर्सल क्या होता है? द स्प्रेडिंग ऑफ द सीड ओवर वाइड एरिया। जब ये हवा की वजह से किसी एनिमल की मदद से उड़कर चले जाते हैं इधर उधर, तो आपका जो कोकोनट सीड है वो किस तरह से वाइड एरिया तक जा सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है, स्कैटर हो सकता है। बेसिकली सीड डिस्पर्सल इज द स्कैटरिंग ऑफ द सीड। तो करेक्ट आंसर इज कोकोनट सीड डिस्पर्स थ्रू वाटर, क्योंकि कोकोनट आपको कहाँ मिलते हैं? नियर द वाटर कोस्ट लाइन में। तो यहाँ पर ये वाटर की मदद से फ्लोट करते हुए इधर उधर चले जाते हैं, और जैसे इन्हें सैंड मिलता है ये वहां ग्रो हो जाते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर।
पचमराही बायोस्फीयर रिजर्व, पचमराही बायोस्फीयर बेसिकली आपका सतपुरा रेंजेस में है। और कहाँ है आपकी सतपुरा पहाड़ियां? मध्य प्रदेश। तो पचमराही बायोस्फीयर रिजर्व जिसमें आपका नेशनल पार्क भी है और बोरी और पचमराही नाम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, और सतपुरा नेशनल पार्क भी आपका कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में। तो डी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश। विच ऑर्गन हेल्प इन प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, अभी हम पूछ रहे हैं कि आपके ब्लड को प्यूरिफाई, मतलब कि ब्लड में से सारा वेस्ट प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करके बाहर निकाला जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो ये कौन करता है? हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर। तो बेसिकली किडनी इज द करेक्ट आंसर, दैट विल हेल्प इन टू प्यूरिफाई द ब्लड बाय मेकिंग द यूरिन, यूरिन बनाने के काम आता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी से जितना भी टॉक्सिक वेस्ट है यूरिया वो बॉडी से बाहर चला जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली हार्ट का काम क्या है बच्चों? ये आ जाते हैं फंक्शन आपको पता होने चाहिए अपनी बॉडी के। हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन विच पंप ब्लड टू ऑल द एंटायर बॉडी। लंग्स इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन विच बेसिकली इनटेक द ऑक्सीजन एंड टेक आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। लीवर इज योर लार्जेस्ट ग्लैंड विच प्रोड्यूस द बाइल जूस। लीवर हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और जो बाइल जूस सिक्रीट करती है फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो यहाँ पर यह हमें पता होना चाहिए। और किडनी का क्या काम है? ब्लड का फिल्ट्रेशन करना या उसको छानकर यूरिया निकालकर बॉडी से यूरिन की फॉर्म में उसको बाहर कर देना। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड किसका काम है? किडनी का। तो सी इज द करेक्ट आंसर। डेंगू इज कॉज्ड बाय, अभी हमने बच्चों बता दिया था मलेरिया होता है ड्यू टू द फीमेल एनाफ्लीज जो कि एक किसको, प्रोटोजोआ को फैलाती है। डेंगू होता है ड्यू टू द एडीज एग्जिप्टी मॉस्किटो। तो आपको जब एडीज एग्जिप्टी मॉस्किटो कट बाइट करता है तो आपको हो जाता है कौन सा? डेंगू फीवर। तो बी इज द करेक्ट आंसर, एडीज मॉस्किटो इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज इलीगल हंटिंग एनिमल फॉर देयर वैल्यूएबल पार्ट, किसी भी जानवर को इलीगली अवैध तरीके से उसको किल करना उसके वैल्यूएबल पार्ट्स के लिए। जैसे हम टक्स को किल कर, हम एलिफेंट के टक्स को लेने के लिए कर लेते हैं, एनिमल्स को किल करते हैं उनकी स्किन के लिए टू मेक द लेदर। इनके टस्क से, इनकी आइवरी से हम एशियन दवाइयां बनाते थे पहले। तो बेसिकली जब हम इलीगली जानवरों को किल करते हैं उनके वैल्यूएबल पार्ट्स के लिए, वो क्या कहलाता है? हैबिटेट, एंडेंजर्ड, पोचिंग, नन ऑफ दीज। तो दिस इज नोन एज पोचिंग। इलीगली किल करना जानवरों को पोचिंग कहलाता है। सी इज द करेक्ट आंसर एंड द पर्सन दैट डू दिस एक्टिविटी दे आर नोन एज पोचर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इंडिया की सबसे लंबी नदी? नाइल, गंगा, वेंगो एंड ब्रह्मपुत्रा। तो गंगा हमारी क्या है? पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है जो अप्रोक्स किलो कितना 2525 मीटर ये यहाँ पर रन करती है अक्रॉस द इंडिया। तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर। Which of is the rare antelope whose fur is used to make a wool that is चैतूस। बेसिकली एक एंटेलोपी होता है एक जो बहुत ही गोट तक की तरह दिखने वाला है, जिसकी से एक शहतूश नाम की वूल बनाई जाती है। तो वो क्या है? सिल्कवर्म, चीरू, राइनोसोर। तो चीरू इज द तिब्बतन एंटेलोप। ये एक तिब्बतन एंटेलोप है जो बहुत ही रेयर है, अब तो डेंजर्ड स्पीशीज में आता है, खतरे की स्पीशीज है, बहुत कम इनकी प्रजाति बची हुई है और इनसे बहुत ही एक्सपेंसिव वूल बनाया जाता है जिसे कहते हैं शहतूश वूल। तो चीरू या तिब्बतन एंटेलोप इसका करेक्ट नेम है। तो आप इसको चीरू के नाम से भी याद रखें और तिब्बतन एंटेलोप भी इज द करेक्ट आंसर। सरिस्का नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व इज ऑल्सो लोकेटेड इन राजस्थान। सरिस्का नेशनल पार्क भी आपका कहाँ है? राजस्थान में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। कंचनजंगा नेशनल पार्क, बेसिकली आपकी कंचनजंगा का पहाड़ियां कहाँ है? तो वहीं आपका ये नेशनल पार्क है। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क इज इन वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, केरला, सिक्किम। तो डी इज द करेक्ट आंसर। कंचनजंगा कहाँ है? आई होप ये सारे नेशनल पार्क बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न रखने हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following town or city is not situated on the bank of river? Every year river से एक क्वेश्चन जरूर आता है। कौन सा टाउन या सिटी है जो किसी भी नदी के किनारे नहीं बसा? बेसिकली आगरा किस नदी के किनारे? यमुना। पटना यहाँ पर किस, बिहार की कैपिटल पटना, ये किसके? गंगा। भोपाल किसी भी नदी के किनारे नहीं बसा। और मुंबई कौन सा? गोदावरी। नासिक से आपकी निकलती है, मुंबई नासिक सब पास है तो गोदावरी रिवर यहाँ से निकलती है। तो भोपाल इज द ओनली सिटी दैट इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच रिवर इज कॉल्ड द बंगाल सोरो? कौन सी नदी को बंगाल का शोक या दुख कहा जाता है? यमुना, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती। तो दामोदर इज नोन एज द बंगाल सोरो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, ये उगली रिवर के साथ मिलकर बहुत ज्यादा बाढ़ लाती है जिसकी वजह से इसे बंगाल का सोरो कहा जाता है। और कोसी रिवर को हम बिहार का सोरो कहते हैं, ये आपको याद रखना। इसकी बिहार में जो बाढ़ आती है वो कोसी की वजह से आती है और बंगाल में जो बाढ़ आती है वो दामोदर नदी की वजह से आती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसी बेस पर दामोदर वैली प्रोजेक्ट भी बनाया हुआ है, डैम प्रोजेक्ट। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर।
द अल्टरनेट नेम ऑफ द ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा को किस नेम से और जाना जाता है? इंडिया में तो हम इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, लेकिन जहां से ये निकलती है तो इसे किस नेम से जाना जाता है? टिस्टा, सेंगपो, गंदक, यमुना। तो आपकी यारलुंग सेंगपो बेसिकली तिब्बतन प्लेट्यू से निकलती है। ब्रह्मपुत्रा आपकी, ये हमारी ब्रह्मपुत्रा जो इंडिया में ब्रह्मपुत्रा कही जाती है, पर जब ये तिब्बतन से निकलती है तो इसे सेंगपो कहा जाता है। इसका तो ब्रह्मपुत्रा का एक और नेम क्या है? सेंगपो। आप कह सकते हैं सेंगपो का इंडिया में नेम क्या है? ब्रह्मपुत्रा। और ये हमारे इंडिया में कहां से एंटर करती है? थ्रू द अरुणाचल प्रदेश, और फिर आसाम, बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में एंट्री करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, फिर आसाम, फिर बांग्लादेश में जाती है, और वहां से फिर ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में फॉलो ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी ब्रह्मपुत्रा को क्या भी कहा जाता है? सेंगपो के नाम से भी जानी जाती है। सो स्टूडेंट, दीज योर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग ऑल दीज क्वेश्चन, दिस विल गोइंग टू बी हेल्प यू सो मच इन योर एग्जाम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको ऐसे लगेंगे कि एग्जाम से पहले ही आपने आपको क्वेश्चन पेपर को देख लिया और आप बिल्कुल सारे आंसर ठीक करके आएंगे। बिल्कुल इसी तरह का पेपर आपका आएगा, तो आपको किसी भी कवर सीरीज को स्किप नहीं करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।